हेलो सर, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ईवीएस के। तो चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर सेशन पर आप नए हैं तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन हो तुरंत आपके पास पहुँचे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िए, देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताना है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो देखिए, क्या ऑप्शन नंबर 1 बरगद होगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 है कमल होगा, ऑप्शन नंबर 3 है अशोक होगा, ऑप्शन नंबर 4 है पलाश होगा। तो देखिए क्या होगा, आइए समझते हैं। राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर उसके बाद देखिए कमल। कमल जो है देश का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है। अशोक, अशोक उत्तर प्रदेश का, यूपी का राजकीय वृक्ष है। और पलाश जो है यूपी का राजकीय पुष्प है। तो आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अशोक। और आ जाए कभी परीक्षा में उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है या राजकीय फूल क्या है, तो क्या हो जाएगा पलाश। इसी को टेसु भी कहते हैं, पलाश या टेसु। एक मिनट का, पलाश या टेसु, टेसु भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, पलाश या टेसु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 पर है गिद्ध, ऑप्शन नंबर 2 पर है मयूर, ऑप्शन नंबर 3 पर है पेंगुइन, ऑप्शन नंबर 4 पर है क्रौच या सारस। सारस या क्रौच। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मयूर, ये भारत का राजकीय, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये भारत का राष्ट्रीय, देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है या मोर। तो देश का है, हमें बताना है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है राजकीय पक्षी? तो यहाँ पर क्या बताना है, हो जाएगा सारस, सारस, सारस। इसी को क्रौच भी कहते हैं। तो अगर क्रौच भी रहेगा तब भी करेक्ट होगा और सारस भी रहेगा तब भी दोनों करेक्ट होगा। अलग अलग भी दे सकता है या एक साथ भी दे सकता है, तो दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में दे विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी। तो देखिए क्या होता है, विटामिन कुल कितने हैं? विटामिन ए, विटामिन मैं यहाँ इसे लिख दे रहा हूँ, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। अब यहाँ देखिए विटामिन जो ए है, इसकी कमी से होने वाला रोग जो होगा रतौंधी होगा। क्या होगा? रतौंधी। रतौंधी का मतलब हुआ रात को या शाम को अंधेरे में कम दिखाई देना। तो विटामिन
ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी 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 रोग होता है। विटामिन सी की कमी से, ये विटामिन सब लगा अंडरस्टूड है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह। विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी रोग, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसे रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन, बांझपन। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका मतलब समय लगता है रक्त का थक्का जमने में। जैसे कहीं कट लग जाता है तो उसमें थक्का जमकर रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो जल्दी से नहीं होता, समय लगता है और ब्लड बहुत सारा निकल जाता है शरीर से। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी रोग किससे होगा? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। और देखिए विटामिन के बारे में देखिए, विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज फंक, फंक ने किया था विटामिन शब्द की खोज। अब जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? देखिए जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, दो विटामिन जल में घुलनशील हैं। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील हैं, वसा में। और देखिए विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में स्वतः होता है सूर्य के प्रकाश में। विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में स्वतः होता है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि किस विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है? तो विटामिन डी का। एक प्रश्न और देख लीजिए, विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला रोग, उसे कहते हैं पेलाग्रा रोग। कई बार प्रश्न आ चुका है पेपर में। विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा रोग है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम हो जाएगा, इसे कहते हैं नियासिन, नियासिन इसका नाम है नियासिन। विटामिन बी 3 या नियासिन। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सभी विटामिन के रासायनिक नाम कैसे आपको जल्दी से याद करना है। तो एक बार और देख लीजिए। देखिए ट्रिक है र थ एक क टाफी, रथ एक टाफी। तो देखिए इनका क्या अर्थ होता है? रथ एक टाफी से आपको याद करना है, रथ एक टाफी। तो रथ एक टाफी, तो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनाल, रेटिनाल यहाँ जगह, चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, विटामिन बी का नाम थायमिन, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेराल, विटामिन ई का टेकोफेराल, और विटामिन के का फ्लीक्विनोन। विटामिन के इसको कहेंगे फ्लीक्विनोन।
तो आपको याद हो गया होगा, रथ एक टॉफिक, सभी विटामिन का रासायनिक नाम। र से रेटिना, थ से थायमिन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टेकोफेरॉल, फी से फ्लीक्यूनान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 माजुली, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर 3 मालदीव में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी विश्व की प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, या ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में माजुली द्वीप, ये नदी द्वीप का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो भारत में दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाई जाती है, माजुली द्वीप असम में। तो ये माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीन माता रोग जल में किस धातु के घुलने से होता है? मीन माता रोग जल में किस धातु के घुलने से होता है? तो देखिए, मीन माता रोग देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है कॉपर, ऑप्शन नंबर 2 है सिल्वर, ऑप्शन नंबर 3 है कैडमियम, ऑप्शन नंबर 4 है पारा। तो देखिए, किस धातु की अधिकता से मीन माता रोग होता है? तो हमने पिछले भी क्लास में बताया था। देखिए आज फिर, मीन माता रोग जल में पारा धातु, जिसका सिंबल होता है Hg, पारा धातु, पारा मेटल की अधिकता होने के कारण मीन माता रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम रोग देखिए किसकी अधिकता से होता है? कॉपर की अधिकता से होता है। तो कॉपर, अगर जल में कॉपर की अधिकता है तो कौन सा रोग हो जाएगा? कैडमियम। आपको याद करने के लिए अच्छा, कॉपर और क से कैडमियम, तो यहाँ से दोनों हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु, बैक्टीरियल डिसीज पूछा गया है। बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो देखिए, क्या पीलिया है, पीलिया, पोलियो। ऑप्शन नंबर 2 छोटी माता, ऑप्शन नंबर 3 प्लेग, टिटनेस, ऑप्शन नंबर 4 दाद खाज। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 दाद खाज किससे होता है? कवक से होता है, फंगी से, कवक, फंगस से। प्लेग, टिटनेस, छोटी माता देखिए वायरस डिसीज है, वायरस से होता है। पोलियो, पीलिया, पोलियो ये होता है वायरस से। एक मिनट, हाँ, पोलियो जो है वायरस से होता है, और पीलिया जो है प्रोटोजोआ, पोलिया भी वायरस से ही होती है। पीलिया और पोलिया दोनों वायरस से होते हैं, तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो हैं वो है पेचिस, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जीवाणु, बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हो जाएंगे? प्लेग, टिटनेस, दोनों।
तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है। यहाँ नवीकरणीय स्रोत नहीं है बताना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के नवीकरणीय, जिनका रिन्यूअल, जिससे नवीकरणीय मीन्स होता है रिन्यूअल, जिनको रिन्यूअल कर सकते हैं, तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो नहीं है का मतलब क्या होगा? देखिए, क्या ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा नवीकरणीय है। भूकंपीय ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा नहीं है, भूतापी होना चाहिए। भूतापी, भूतापीय ऊर्जा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय है, ये भी नवीकरणीय है, ये भी नवीकरणीय है। पूछा है नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो देखिए कोयले की ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो ये गलत है। तो यही हमारा सही होगा, ये नवीकरणीय है और नवीकरणीय पूछा है नहीं है, तो जो नवीकरणीय कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 3 हमारे क्या है? नवीकरणीय है, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नवीकरणीय का अर्थ हुआ जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जो कभी समाप्त न हो, जिनका उपयोग बार बार किया जा सके, बार बार किया जा सके। किया जा सके, जैसे सौर ऊर्जा का कितनी भी बार उपयोग करें वो समाप्त नहीं होगा, उसी तरह पवन ऊर्जा है, उसी तरह भूतापीय ऊर्जा है, तो इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। घरेलू गैस एलपीजी में मुख्य घटक किस गैस का है? मुख्य घटक एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड, लिक्विफाइड में कंप्रेस करते हैं इसको, द्रवित, इसका फुल नेम है द्रवित, द्रवित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, इसका फुल नेम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कह रहा है कि घरेलू गैस एलपीजी में मुख्य घटक किस गैस का है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 मीथेन का है, ऑप्शन नंबर 2 एथेन का है, ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटेन का है, और ऑप्शन नंबर 4 प्रोपेन का है। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। मुख्य घटक पूछा है, तो मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन हो जाएगा। अब गैस की जो स्मेल आती है उसमें क्या मिला रहता है? उसमें मिला रहता है मिथाइल मरकैप्टन, सल्फर के कंपाउंड। अगर सल्फर के कंपाउंड न मिले हों तो गैस अगर लीक हो जाए तो पता भी न चले, तो उसमें क्या मिला रहता है? सल्फर के यौगिक, यौगिक मिला रहता है सल्फर का, जिससे हमें पता चलती है कि हमारी गैस लीकेज है। तो यह भी आता है कि गैस लीक का पता कैसे चलता है? तो सल्फर के यौगिक उसमें मिला रहते हैं, उसका नाम होता है मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल, मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन भी कहीं कहीं कर देते हैं, तो मिथाइल मरकैप्टन होता है। ऑप्शन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? तो इसमें आपको बताना उच्च कोटि का जो कोयला होता है कौन सा होता है? उच्च कोट का कोयला, उच्च कोटि का कोयला क्या है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए
कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस, फिर क्या है, एंथ्रासाइट, अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कोयले की जो गुणवत्ता है वह परसेंटेज ऑफ कार्बन के परसेंटेज पर निर्धारित, कितना कार्बन के परसेंटेज है उस पर निर्धारित होती है। तो जो एंथ्रासाइट कोयला है, कोयले की सबसे सर्वोत्तम या उच्च कोटि का कोयला है, सर्वोत्तम प्रकृति का। तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला कौन सा है या सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा 95 से 98% तक होती है, इसलिए सर्वोत्तम कोयला होता है। बिटुमिनस घरेलू प्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है बिटुमिनस का, घरेलू उपयोग के लिए। तो कौन सा कोयला, बिटुमिनस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक कौन है। प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन सा है, मुख्य कंपोनेंट क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सल्फर होगा, कि ऑप्शन नंबर 4 हेक्सेन होगा, क्या होगा, तो आपको ये बताना है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 होते हैं। इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इन्हें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं, इसलिए इनके अंत में एन लगा होता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक कौन सा होगा, तो मुख्य घटक होगा हमारा मीथेन। इनका फार्मूला है CH4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको बताने हैं, या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन हैं। देखिए, अनवीकरणीय जो रिन्यूएबल ना हो, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 सूर्य होगा, सन, क्या ऑप्शन नंबर 2 भूतापीय ऊर्जा होगा, क्या ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोलियम पदार्थ होगा, ऑप्शन नंबर 4 ज्वारीय ऊर्जा होगा, क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया, इसको आपको खुद से करना है, अपने से कर लीजिएगा, क्या होगा अनवीकरणीय। मैं इधर नवीकरणीय, जिनका उपयोग बार बार हम कर सकते हैं उन्हें नवीकरणीय कहते हैं, जैसे पवन, सौर ऊर्जा, इस तरह के नवीकरणीय। और अनवीकरणीय, जिनका उपयोग हम केवल एक बार कर पाएँ, अनवीकरणीय उनको कहते हैं। अनवीकरणीय, इसका मतलब उनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाएंगे एक बार में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। बस आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। और जो लोग हमारे चैनल को नए हैं, देख रहे हैं जो हमारे चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुँचे, क्लास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे।